कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि टीम राहुल के एक और सदस्य जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है जितिन प्रसाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा इस कदम के साथ बन गए हैं। पार्टी बदलते ही जितिन ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उस पार्टी में रहने का क्या फायदा जब जनता के लिए काम न कर सकूं। तो जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हुए और इस बात की घोषणा दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल बलूनी के एक ट्वीट के बाद से हो गई थी और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इसके साथ ही जितिन प्रसाद बीजेपी में आज शामिल हो गए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस पार्टी में आप काम न कर पाए वहां रहने का फायदा क्या है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने जितिन प्रसाद से खास बात की। आप आज बीजेपी में शामिल हुए, क्या कारण रहे कि इतनी लंबी आपने वहां पे सेवा की, आपके पिताजी ने सेवा की और आपको एकाएक पार्टी छोड़नी पड़ गई? 2019 में भी कयास थे आप छोड़ रहे? नहीं, एकाएक की बात नहीं है। काफी वर्षों से मैं देखते आ रहा हूं। मेरा भी राजनीतिक जीवन में व्यापक लोगों से जुड़ाव रहा है। लोगों की भावनाएं और देश के में जो परिवर्तन आया है, और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको पार्टी कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में जो एक मुझे दिखता है एक मजबूत नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निस्वार्थ देश की सेवा में लगे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए, और तमाम ऐसे बिंदु हैं जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारे ये लक्ष्य रहता है कि एक माध्यम बने, एक ऐसा माध्यम ढूंढें जिनसे हम जनता के हितों की रक्षा कर सकें। सर, लेकिन कई युवा, आप हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सचिन पायलट भी नाराज हैं, मिलिंद देवड़ा, क्या कारण है कि युवाओं को तरजीह नहीं दी जा रही कांग्रेस में और लगातार छोड़ते जा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद आप, अदिति सिंह भी छोड़ चुके हैं जिसमें। नहीं, अब इनके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूं। जिन कारणों से मैंने ये फैसला लिया, निर्णय लिया, बड़े सोच विचार गहन मंत्रणा के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। धन्यवाद। सर जतिन जी एक सवाल है। जतिन जी भारतीय जनता पार्टी एक सवाल ये है, राहुल गांधी को लेके आप भारतीय जनता पार्टी का दामन साध लिया है। सबसे पहले आपका स्टेटमेंट क्या है? मैं आराम मेरे दो सवाल रहेंगे छोटे से। जतिन जी, क्या राहुल गांधी, जतिन जी, जितिन प्रसाद का बीजेपी में आना, अब इसके मायने समझिए। दरअसल 10 जनपद के बेहद विश्वस्त रहे हैं जितिन प्रसाद और टीम राहुल के कोर मेंबर। जितिन प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही आज वो पार्टी में शामिल हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। कहा कि लोगों के काम ना अगर वो आ सके तो ऐसा नेतृत्व किस काम का। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा।
इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, कांग्रेस में जो नाराजगी एक युवा चेहरों के बीच में थी, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, सचिन पायलट वक्त वक्त पर नाराज होते रहे, जितिन प्रसाद का सबसे ताजा नाम जुड़ा है उस सूची में कांग्रेस से छिटककर बाहर आने का। लेकिन सवाल दूसरे पक्ष के लिए भी बड़ा है। बीजेपी में जब जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं, किस तरह के राजनीतिक समीकरण साधने की बीजेपी की कोशिश है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से जितिन प्रसाद का बीजेपी में आना, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, बिल्कुल जितिन प्रसाद को अगर ये कहा जाए कि उनको बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी ने एक बड़ा स्कूप कर दिया, तो वो बहुत सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और उसमें बीजेपी ने एक कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, वो भी एक ब्राह्मण चेहरा जिसका खुद का उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, उनके पिताजी का प्रभाव रहा है। उत्तर प्रदेश के खास वर्ग में हरदोई है, शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है और बहराइच है। ये वो बेल्ट है जो ब्राह्मण बेल्ट है, और यहाँ पर जितिन प्रसाद और उनके परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। जितिन प्रसाद भले ही 2 लोकसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव 2017 में हारे हों, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए इसलिए इस मायने में बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि उनके लिए एक कामयाबी है, क्योंकि बीजेपी 2022 के चुनाव से पहले ही इस तरीके का एक झटका देकर अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। आप याद कीजिए मीनाक्षी, कुछ दिन पहले बीएल संतोष 3 दिन के दौरे पर गए थे और तब बीजेपी के संगठन और सरकार को लेकर उन्होंने एक लंबी लंबी बैठकें की थी। तब ये तय हुआ था कि सरकार और संगठन में कुछ बदलाव किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जितिन प्रसाद का आना बीजेपी के लिए एक बड़ा कह सकते हैं सफलता रही है यूपी चुनाव की, और 2017 में भी यही स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की। अब रही युवा चेहरों की बात, कांग्रेस के युवा चेहरे लगातार नाराज हैं। जितिन प्रसाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, तब कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें समझा बुझाकर पार्टी में ही रख लिया था, और अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनको प्रभारी भी नियुक्त किया था। लेकिन जितिन प्रसाद नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनकी बातों को लगातार जो है सुना नहीं जा रहा था, उनको पार्टी में इग्नोर किया जा रहा था। इस तरीके से जो उन्होंने अभी मुझसे कुछ देर पहले बात की है, उसमें ये उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि वहां कुछ गलत है और मैं अपनी बातों को रख नहीं पा रहा हूं, और एक राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है तो वो जो है बीजेपी है। अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अस्तित्व उनके नजरों में नहीं रहा, और युवा चेहरे क्योंकि नाराज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही पार्टी छोड़कर आए हैं, सचिन पायलट इस पिछले साल भी नाराज थे और अभी भी उन्होंने अपनी नाराजगी जो है पार्टी नेतृत्व के सामने रख दी है। मिलिंद देवड़ा ये नाराज हैं। याद कीजिए, हेमंत विश्व शर्मा आसाम के अंदर से बाहर आए थे और तब बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनी थी, तो एक बड़ी सफलता मिली, और एक बार फिर से हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया और उनको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया। तो कांग्रेस के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पे जो नेता हैं उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा, और इसीलिए लगातार एक के बाद एक जो है कांग्रेस के नेता छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, ज्यादातर बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी हिमांशु आपके पास। हमारे साथ इस वक्त मौसमी भी जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए, जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, कोर टीम का एक सदस्य, जो टीम राहुल का एक मजबूत स्तंभ था, अगर वो छिटककर दूसरे खेमे में चला गया है, तो यकीनन इस पर बड़े सवाल खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उठेंगे, क्योंकि जितिन प्रसाद तो सिर्फ एक चेहरा है। ऐसी नाराजगी अलग अलग मौकों पर हमें प्रिया दत्त के बिहेवियर में दिखाई दी, सचिन पायलट के बिहेवियर में दिखाई दी। ऐसी नाराजगी सिंधिया तो खैर टीम छोड़कर चले गए, ऐसी नाराजगी दीपेंद्र हुड्डा के भीतर भी दिखाई दी। कैसे इन लोगों को अब इंटैक्ट रख पाएगी कांग्रेस पार्टी? ये तो आने वाले समय के लिए चुनौती है ही। जी बिल्कुल, देखिए, आप अगर 2014 और 2019 और अब 2021 देख लीजिए आप, जितिन प्रसाद 2 संसदीय चुनाव हार चुके हैं, एक विधायकी का भी चुनाव हारे थे। पहले वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो चुनाव था 2019 का भी, जो इर्द गिर्द टिकट बांटे गए, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, ध्रुवीकरण हो गया और उनके खिलाफ खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में माहौल है। उसके बाद प्रियंका गांधी ने उनको समझाया। पहले जब 2017 से लेकर 19 तक जब कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, तो वो टीम प्रियंका के साथ रहना चाहते थे, पर उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ डाल दिया गया। और उसके बाद 3-4 ऐसी चीजें हुई जिससे जितिन प्रसाद की नाराजगी बढ़ती गई। एक, जब उन्होंने वो पत्र में हस्ताक्षर किया, उनके खिलाफ नारे लगवाए गए और वो वीडियो भी वायरल हुआ कि प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी की टीम ने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि जितिन प्रसाद के खिलाफ नारे लगवाओ और उनकी बर्खास्तगी की मांग करो उन्हीं के क्षेत्र में। दूसरी बात यह है, उनको
पश्चिम बंगाल की कमान दी गई, उनको लगा ये पनिशमेंट पोस्टिंग है, उनको इंसल्ट करने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई धरातल पे कांग्रेस है नहीं, अधीर रंजन चौधरी किसी की बात सुनते नहीं है, इसलिए उनका परफॉर्मेंस और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड जबरदस्ती खराब करने के लिए उनको ये कमान दी गई। और उत्तर प्रदेश में उनको लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है। लगातार जो कांग्रेस का नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में वो उनकी सुन नहीं रहा है। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम कार्यक्रम होते हैं, उनसे पूछा तक नहीं जाता। ये तमाम उनको लगता है अपमान पे अपमान उनको सहने पड़े और उसमें आखिरी नकेल तब कसी गई क्योंकि देखिए आप लगातार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही है। जब वो लगातार वक्त मांग रहे थे पार्टी आला कमान से, पार्टी नेतृत्व से, उनको वक्त नहीं मिला। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति में भी ये साफ कर दिया था जो पोस्टमार्टम हुई थी कि मुझे तो रायशुमारी में रखा ही नहीं गया। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में अपनी ही चलाते रहे। जितिन प्रसाद की नाराजगी की कई वजह यहाँ पर गिनाई कि कोई एक वजह नहीं थी, लेकिन किस तरह से एक के बाद एक कई ऐसी परिस्थितियां बदलती चली गई जिसके बाद जितिन प्रसाद ने यह फैसला लिया। लेकिन सवाल अब भविष्य में उन नेताओं के ऊपर भी है जो इससे पहले आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी कई मौकों पर जता चुके हैं। लेकिन आज जब जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री उस दौरान वहां मौजूद थे, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितिन जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं। मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। जितिन प्रसाद जी जो है आज भाजपा कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी है, उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। जो पार्टी राष्ट्र के हित में, जो पार्टी विकास में, जो पार्टी प्रगति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में आगे अग्रसर हो रही है, उसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अब बात सांसद नवनीत राणा की, जो एक बार फिर विवादों में है। नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल खड़ा हुआ, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा ने लोकसभा का सफर तय किया, आज वही सर्टिफिकेट नवनीत राणा के गले का सबसे बड़ा फांस बन गया, जिसके साथ ही उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में आ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट की ओर से नवनीत कौर राणा को उनका फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया है। अमरावती लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित थी। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। आनंद राव का आरोप है कि नवनीत कौर राणा ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर यहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। इसमें स्पेसिफिक दिया है कि फेक सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी फेक है, दोनों सरेंडर करने को बोल दिया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड होने के कारण पेनल्टी भी 2 लाख की लगाई है। इसलिए पॉलिटिकल नहीं है, हाईकोर्ट तो पॉलिटिक्स नहीं खेलता है। इस फैसले के पॉलिटिकल परिणाम क्या होंगे? परिणाम यही होगा, आज न कल उसकी जो सांसद है वो रद्द हो जाएगी। देखो अभी कदम तो ये उठाना है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमें तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज का जो निर्णय है वो हिसाब से वो एडमिट नहीं हो पाएगा।
याचिका में दावा किया गया था कि नवनीत राणा मूलतः पंजाब से आती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो लवाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में एससी की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति का सर्टिफिकेट बनवाया। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगा। अमरावती से सांसद नवनीत राणा संसद के सत्र के दौरान लगातार चर्चा में बनी रहती है। बीते संसद सत्र में जब महाराष्ट्र में घटे एंटीलिया केस को लेकर विवाद हुआ, तब नवनीत राणा ने केंद्र सरकार का पक्ष लिया था और राज्य की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। नवनीत राणा ने इसके बाद आरोप लगाया था कि उन्हें शिवसेना के नेताओं की ओर से धमकी मिली थी। नवनीत राणा ने इस विषय को लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने उठाया था। एक बार फिर वो विवादों में है और इस बार उनकी लोकसभा सीट खतरे में नजर आ रही है। मुंबई से कमलेश सुतार और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से बचाव का एक ही कवच है, टीका। पूरा देश इस वक्त टीके के उत्सव में जुटा है। लोग टीका लगवाने के लिए उतावले हैं, लेकिन यूपी के हमीरपुर और महोबा जिले के कुछ इलाकों में हवा उल्टी बह रही है। यहां के लोग टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम आई तो कई लोगों ने घर बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए, बवाल तक हो गया। कोई नहीं आया ना देखा, एक इलाका जहां टीका से लोग खौफ खाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी कोई तबीयत, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी कि आप लोग होंगे? कर रहे हैं सर। एक इलाका जहां टीका दहशत का दूसरा नाम है। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम आई तो कई लोगों ने घर बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए, बवाल तक हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। लेकिन वैक्सीन को लेकर कई तरह के भ्रम अभी भी लोगों के मन में मौजूद है। नहीं करवाएंगे। एक इलाका जहां वैक्सीन लगाना मना है। वैक्सीन के लगवाने के लिए आ गया तो कुछ नहीं, थोड़ा सा बहसबाजी हो गई तो पुलिस ने झापड़ मार दिया। पुलिस ने झापड़ मारने के बाद उनको भी गुस्सा आ गया तो अपना हथियार से लेके जो भी लाठी डंडा है कुल्हाड़ी वाड़ी लेके आ गए थे। वैसे में बवाल हो गया था। भैंसापाली गांव में आपका स्वागत है। ये 21वीं सदी के न्यू इंडिया का गांव है। देश ने तरक्की की, विज्ञान ने विकास किया, शिक्षा समृद्धि आगे बढ़ी, लेकिन बुंदेलखंड के इस इलाके में अब भी अज्ञानता का अंधकार है। अंधेरा इतना घना है कि टीके से अंधविश्वास का चिन्ह आपको झांकता दिख जाएगा। बुंदेलखंड में ये हमीरपुर और जालौन जिले के बॉर्डर का भैंसापाली गांव है। ये गांव ऐसा है जहां से 3 बार स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव वालों ने खदेड़ दिया, ये कहकर कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हम उसी गांव में पहुंचे हैं कि आखिर वैक्सीन को लेकर लोगों में इस भ्रम की स्थिति क्यों है, डर क्यों है, भय क्यों है। ज्यादातर लोग वैक्सीन से अब भी डर रहे हैं। लगभग 2,500 से 3,000 लोगों का ये गांव है और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर्फ 38 लोगों ने अभी तक इस गांव में वैक्सीनेशन कराया है। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक जब इस गांव तक आए तो उनके सामने टीके पर अंधविश्वास की परतें खुलती चली गई। वो अवाक रह गए ये देखकर कि उनके गांव में आते ही खिड़कियां, दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगे। और ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी स्वास्थ्य विभाग का दल यहाँ आया, दहशत हदें तोड़ने लगी। जब मरने की कगार में थे तब कोई नहीं आया। हमारे यहाँ 13 आदमी मर चुके। सही है, हमारे यहाँ 13 आदमी मर चुके। दफा नहीं, गरीब आदमी है, 100-200 की दफा करा लो। नहीं करवाएंगे। सही है, बंदा जब बंदा घूस खा रहा है वो कर रहा है, जब जांच करवा लो। क्या करेंगे? नहीं, 20 दिन पहले हम सही हो गए, बुखार सही हो गया, तब आप कुछ नहीं कर रहे हो। कैसे मान लो? फिर कैसे कह रहे हो किसी कुछ नहीं? नहीं, बुखार था, अब सही हो गया। 13 आदमी की डेथ हो गई। जी हाँ, ये करीब 10 दिन पुराना वीडियो है जब टीका लगाने आई टीम को गांव वालों ने भागने पर मजबूर कर दिया।
और अब भी इस मामले में स्थिति नहीं बदली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के आने की खबर सुनते ही लाठी डंडे फरसे बाहर निकल आते हैं। हालात देखिए, गांव की आबादी है 3000, सिर्फ 38 लोगों ने टीके लगवाए। मुफ्त वैक्सीन मुहैया। पीएम मोदी का पैगाम है, लोग टीके लगाएं। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। सीएम योगी का संदेश है, टीका से ही सुरक्षा मिलेगी। देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, सीएम हो या पीएम, इन अपीलों का असर हमीरपुर जिले के इस इलाके में तो कम से कम नहीं पहुंच पाई है। यहाँ के लोगों में तो अब भी टीके को लेकर आशंकाएं और सवाल है, भ्रम और अविश्वास है। आज तक की टीम एक गली से दूसरी गली, एक आंगन से दूसरा आंगन घूमती रही। हर तरफ भय और भ्रम दिखा। गांव की प्रधान एक महिला है, उन्होंने टीका लगवा लिया है, लेकिन बाकी लोग अब भी कहीं दूर खड़े हैं। कम हुआ है, कह रहे हैं लगवाएंगे। हाँ, और ये बोल रहे थे भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने बताया था भाई, सबको फॉलो किया था कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने भी लगवाया भाई, आपके जो सदस्य हमने भी लगवाया। आपको अगर हम न लगवाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप कह रहे तुम लोगों ने लगवा ली तो हम भी लगवा लेंगे। भाई आपको कोई स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं गया तो हम भी लगवाएंगे। डर रहे हैं सर। क्यों? अब ये जो मतलब ये है कि ये हालत मतलब हो जाए कि बवाल हो जाए, देती आदमी दिन में घामाना का, एक हमारे डर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन इस तैयारी में है कि टीका लगाने वाले को ही राशन कार्ड पर राशन की सुविधा दी जाए। लेकिन यहाँ के जमीनी हालात बता रहे हैं कि फिलहाल अंधविश्वास का बरगद हिलता नहीं दिख रहा। नाहिद अंसारी के साथ कुमार अभिषेक, हमीरपुर। मुंबई में आज मानसून ने जोरदार दस्तक दी। सुबह से झमाझम बारिश हुई कि मुंबई के कई इलाके पानी में डूब गए। सड़कों पर तालाब जैसा मंजर इस दौरान दिखाई दिया। अंधेरी सबवे में इतना पानी भर गया कि सबवे बंद करना पड़ा। सायन में ट्रेन की पटरी डूब गई। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। समंदर में हाई टाइड की स्थिति रही। हालांकि इन सब से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुंबई में ये मानसून का पहला दिन रहा जो भरपूर आफत लेकर आया। जिन पटरियों पर मुंबई की लाइफलाइन चलती थी वो डूब गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार पकड़ती थीं, वहां पानी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई की चमचमाती सड़कें तालाब बन गई हैं। डूब गई गाड़ियां, डूब गए बस स्टॉप। मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई में त्राहिमाम। मुंबई में मुसीबत वाला मॉनसून आ चुका है। मौसम विभाग ने कल ही बता दिया था कि 9 जून को मुंबई में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आ जाएगा। आईएमडी का अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ और सुबह से झमाझम बरसकर बादलों ने मुंबई में अपने आने का ऐलान कर दिया। मुंबई के लिए हर साल मॉनसून की मेहमान नवाजी भारी पड़ती है। आज भी ऐसा ही हुआ। जल भराव के लिए कुख्यात हिंद माता से फिर वैसी ही तस्वीर आई जैसी हर साल आती है। ये हिंद माता इलाके की सड़क है। सड़क पर इतना पानी भरा है कि आप सड़क को नहीं ढूंढ पाएंगे। में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से ही भारी बारिश का सिलसिला मुंबई के कई इलाकों में शुरू है। मौसम विभाग की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि मुंबई में सबर्बन के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है और इसीलिए लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है कि घर से निकलने के पहले जो अपना रूट है वहां पर ट्रैफिक चेक करें ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फ्लाईओवर के नीचे की सड़क का हिस्सा देखिए। पानी की वजह से गाड़ियां रुक रुक कर चल रही हैं। पानी की वजह से गाड़ियां ब्रेक डाउन भी हो गई। इस बाइक सवार को देखिए। जिस बाइक पर रफ्तार भरते थे
उसे खुद खींचना पड़ रहा है। एक और बाइक का हाल देखिए, पानी में बाइक ने चलने से इनकार कर दिया। जब बारिश से सड़कें लबालब भरी हों तो सड़कों पर चलना वाकई किसी खतरे से कम नहीं, चाहे पैदल यात्री हों या दोपहिया वाहन वाले। हिंद माता की दूसरी तस्वीरें देखिए, बस स्टॉप के दोनों ओर का हिस्सा पूरा पानी से भरा हुआ है। आसपास की दुकानों की सीढ़ियां डूब गई हैं। आसपास मौजूद इन लोगों से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि पानी कितना भरा है। मुंबई के हिंद माता इलाके के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियली मॉनसून अराइवल मुंबई में हो चुका है और पहले ही दिन काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी भरता दिख रहा है। और ये हिंद माता इलाका है और ऐसे साइन और बाकी के इलाकों में भी पानी भरा है, जिससे ट्रैफिक का मूवमेंट है वो काफी स्लो हो गया है। अब जरा मुंबई के साइन का हाल देख लीजिए, यहाँ भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बारिश झमाझम हो रही है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, फिर भी छाता ताने लोग अपने काम पर जा रहे हैं। मुंबई का यही तो स्वभाव है। साइन इलाके की एक और तस्वीर देखिए, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो ये कार पूरी तरह डूब सकती है। डस्टबिन पर बैठा ये बच्चा बता रहा है कि सड़क पर कितना पानी भरा है, यानी बारिश मुश्किल लेकर आया है तो बच्चों को मस्ती के पल भी दे रहा है। साइन की दूसरी तस्वीर देखिए, भारी बारिश की वजह से नाले का ढक्कन खुल गया, जिससे पानी के फव्वारे ने सड़क को जलमग्न कर दिया। मुंबई में बारिश साइन, बांद्रा कुर्ला, चेंबूर, कोलाबा और सांता क्रूज में हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हर साल मुंबई में 10 जून को मानसून आता है, लेकिन इस बार एक दिन पहले आया है और जोरदार तरीके से आया है। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और आइए इस वक्त आपको सीधे ग्राउंड पे ले चलते हैं, वहां इस वक्त क्या हालात हैं। हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं, विद्या हमारे साथ मौजूद है, मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की स्थिति आज मानसून की पहली बारिश के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है? मैं इस वक्त मुंबई के सबअर्बन इलाके साइन में मौजूद हूं। साइन का ये लो लाइंग एरिया है जहां पर हर साल बारिश में यहां पर जल भराव हो जाता है, लेकिन मानसून की पहली बारिश में इस कदर जल भराव होना ये हैरत में डालता है। मुंबई के लिए इस वक्त की बड़ी खबर तो ये है कि आईएमडी ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। कहा है कि अगले 3 से 4 घंटे बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। आइसोलेटेड जगह पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, बिजली जा सकती है, पानी की व्यवस्था अवरुद्ध हो सकती है, ट्रैफिक स्नाल्स रहेंगे। इसलिए मुंबई वासियों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप घर पे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए बाहर स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कई जगह इस वक्त भी जल भराव हुआ है, इस वक्त भी कई जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस वक्त पूरी एक्टिव मोड में है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ देर पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट रूम में गए थे और वहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। तमाम बीएमसी के अनुरोधों और प्रिपेयर्डनेस के बावजूद ग्राउंड जीरो पर इस साल भी हालांकि जैसी प्रिपेयर्डनेस दिखनी चाहिए थी वैसी हमको इस बार भी नहीं दिख रही है। साइन इलाके में मौजूद हूं। जैसा कि मैंने बताया, हर साल ये यहाँ जो लो लाइंग एरिया है पानी भरता है, स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा होता दिखना नहीं है। मैनहोल यहाँ पर है, मैनहोल उखड़ चुका है। आइडियली तो यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए था, रेड फ्लैग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बीएमसी के अधिकारियों ने, बीएमसी के कर्मियों ने सिर्फ एक डंडा लगा दिया है। थोड़ी दूर में अगर आपको और दिखाऊं, आगे एक मैनहोल और है, लेकिन यहाँ तो हालात ये हैं, डंडा भी नहीं है। यहाँ पर ऊपर सिर्फ एक ईंट रख दी गई है, मोटा पत्थर रख दिया गया है। अब आप सोचिए अगर कोई बाइकर यहाँ से जाता है तो उसका क्या हाल होगा। आगे देखिए पानी का स्तर धीरे धीरे कितना बढ़ रहा है। एक गाड़ी है, बॉनेट के पास तक अब यहाँ पर पानी पहुंच रहा है। सामने पंपिंग स्टेशन की बात तो करी गई थी। देखिए अब कितनी दिलचस्प बात है, बीएमसी के जो कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, कल उन्होंने इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग ली थी और ये कहा था सबसे पहले कि रेनफॉल ड्रेनेज के डिपार्टमेंट के जो कर्मी हैं वो तमाम वार्ड्स में मौजूद रहेंगे। बीएमसी के तमाम कर्मी हर लो लाइंग एरिया में मौजूद रहेंगे जिससे लोगों को वार्न किया जा सके। यहाँ इस वक्त जब पानी बढ़ रहा है, जल भराव खतरे के निशान से ऊपर जाता दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी कर्मी मौजूद नहीं है। हालांकि मेयर साहिबा ने कह दिया है कि बीएमसी ने ये कभी नहीं कहा था
कि शहर में वाटर लॉगिंग नहीं होगी। इकबाल सिंह चहल जो बीएमसी के कमिश्नर हैं, उनका कहना है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो फिर जलभराव को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से मूसलाधार तरीके से बारिश हो रही है और आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, मुंबई वासियों को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि खतरा मुंबई के लिए बढ़ रहा है और अगर वो इस वक्त घर में है तो बाहर निकलने की कोशिश ना करें। बिल्कुल पंकज, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उनमें कई गंभीर सवाल भी हैं। मॉनसून को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए उसका वो जमीन पर किस हद तक है, प्लस इससे अलग स्थिति ये कि आने वाले दिन जिसके लिए आप रेड अलर्ट का जिक्र कर रहे हैं वो भी एक खतरे का अंदेशा यहाँ पर दे रहा है। हम विद्या के पास भी चलते हैं। विद्या, आप किस इलाके में मौजूद हैं और जब आप सुबह से ग्राउंड पर थी, जो तस्वीर जैसे पंकज ने हमको दिखाई कि अगर कहीं पर मैनहोल खुला है तो वहां पर कोई रेड फ्लैग होना चाहिए या जहां पर स्थिति खराब है उसके बारे में लोगों को आगाह करना चाहिए। मुझे तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बताइएगा, मुझे तो पिछले 1-2 सालों की एक घटना याद आती है जब एक मैनहोल में गिरकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मुंबई से ही वो खबर थी। तो ऐसी घटनाओं से सबक लेने के बाद जो असर जमीन पर होना चाहिए वो कितना देख रहे हैं आप लोग? डॉक्टर अमरापुरकर की मौत हुई थी कुछ समय जी बिल्कुल, डॉक्टर अमरापुरकर की मौत हुई थी कुछ समय पहले और लगता नहीं कि प्रशासन ने उससे भी अभी तक कोई सीख ली है। इस वक्त आप देख लीजिए, ये एक ड्रेनेज पाइप है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि वो पाइपलाइन वो अभी खुला हुआ है मैनहोल वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर कोई रेड फ्लैग जैसा कि पंकज बता रहे थे ऐसा तो कोई लगा नहीं है यहाँ पे। हालांकि आप देख लीजिए, ये जो लाइफ जैकेट पहने हुए जो शख्स हैं ये लोगों को वार्न कर रहे हैं। जो गाड़ियां धड़धड़ाते हुए उधर से आ रही हैं ये समझ के कि सबवे की तरफ से रास्ता, जो अंधेरी सबवे का इलाका है उसमें जा सकेंगी, तो उनको ये दरअसल नहीं दिख रहा कि अंधेरी सबवे तो पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर कोई गाड़ी अगर जाएगी तो वो डूब जाएगी, क्योंकि इतने हालात यहाँ पर इस तरह से बद से बदतर हैं कि इस वक्त अगर आप देख रहे हैं जो जोर है, देख लीजिए यहाँ नीचे पानी का जोर, जिस तरीके से फ्लो हो रहा है, यह पानी बह के जा रहा है, उसी से आप अंदाजा समझ लीजिए कि कितना फोर्स है। ये कोई सड़क नहीं, ये नदी है और इतनी ज्यादा यहाँ पर तेज रफ्तार से ये पानी इस वक्त बह रहा है कि ये रस्सियां लगा दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर पहले हमने देखा था कि कुछ लोग जो चल के जाने की कोशिश कर रहे थे उनको वो बहते हुए नजर आए। लोग गए, उनको पकड़ के लेके आए तो जान बचाई। ऐसे यहाँ पर कई लोगों को तैनात किया गया है इस काम के लिए। तो यही वजह है कि जो लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, जो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने लाइफ जैकेट पहने हुए लोगों को यहाँ पे खड़ा किया है। साथ ही आगे कुछ गाड़ियां भी लगा दी गई हैं, जो कि अगर मान लीजिए कुछ गाड़ियां अगर लोगों की फंस जाती हैं तो उनको वहां से निकाल सकें। तो ऐसे तमाम चीजें यहाँ लगाई गई हैं, लेकिन जो एहतियात जैसा पंकज बता रहे थे कि मैनहोल्स पे लगे होने चाहिए लाल झंडे, वो नहीं है। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो जरूर खड़े हैं यहाँ पर बताने के लिए लोगों को कि यहाँ पे ये मैनहोल खुला है, यहाँ पे खुला है। तो आज पहले दिन की बारिश है, लेकिन आने वाले दिन कैसे होंगे इन परिस्थितियों में, ये बड़े सवाल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद विद्या और पंकज, हमें ग्राउंड से जानकारी देने के लिए। देखिए, मुंबई के बारे में कहा जाता है कि माया नगरी को रफ्तार पसंद है, दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, इस शहर की रफ्तार रुकती नहीं है। लेकिन हर साल जब मॉनसून का वक्त आता है तो मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगता है। आज भी कुछ ऐसा ही अलग अलग इलाकों में दिखाई दिया। का पहला दिन और ये हालत है मुंबई की। हल्की फुल्की बरसात हुई नहीं कि मुंबई में लग जाता है ट्रैफिक जाम। इस वक्त हम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे
और यहाँ पर आप देख लीजिए जो रश आवर का जो ट्रैफिक है, क्योंकि अनलॉकिंग शुरू हो गई है, मुंबई में लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में तेज बरसात की वजह से लग गया है ट्रैफिक जाम। रश आवर के ट्रैफिक में इजाफा जरूर हो गया है और यही वजह है कि जो देरी तकरीबन मान लीजिए अगर 1 घंटा किसी को पहले लगता था, वही 1.5-2 घंटा लगेगा। अब देखिए अंधेरी सबवे का हाल। सबवे पानी से लबालब भरा हुआ है, ऊपर से ट्रेन गुजर रही है लेकिन सबवे बंद है। बीएमसी के लोग बैरिकेड लगाकर लोगों को उधर न जाने को लेकर सचेत कर रहे हैं। सबवे में पानी की धार ऐसी है मानो किसी डैम से पानी छोड़ा गया हो। भारी बारिश में हर साल अंधेरी सबवे का यही हाल होता है। इस बार भी हालात में कोई सुधार नहीं, क्योंकि मुंबई कोरोना लॉकडाउन से पूरी तरह खुली नहीं है, इसीलिए परेशान होने वाले लोगों की संख्या कम थी। गर्मी से तपने के बाद देश को हर साल मानसून का इंतजार रहता है, लेकिन मुंबई वालों के लिए ये मौसम मुसीबत लेकर आता है। बेशक लॉकडाउन की कई पाबंदियां ढीली हो चुकी हैं, लेकिन मुंबई की जिंदगी अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। कोरोना पाबंदियां हल्की कर सरकार ने रफ्तार भरने की कोशिश तो की, लेकिन आज मॉनसून ने उस पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई की लाइफलाइन रेलवे को ही देख लीजिए। मुंबई के सायन में रेल पटरी का हाल ये है। भारी बारिश से पटरियां जलमग्न हैं, ट्रेन खिसकते हुए धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ट्रेन को किसी ने मानो तालाब में उतार दिया हो। पानी को चीरते हुए धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही है, ये बताते हुए कि देखो मुंबई में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। पटरी पर कितना पानी है उसका अंदाजा पटरी के पास चल रहे इस शख्स को देखकर लगाइए। मॉनसून की एंट्री का असर समंदर में भी नजर आया। करीब 11:15 बजे 4 मीटर से भी ऊंची लहरें उठी। हाई टाइड का समय जो होता है वो सबसे ज्यादा तकलीफदायक होता है, क्योंकि हाई टाइड के समय और तेज बरसात जब होती है तो शहर में समुद्र का पानी घुस जाता है। लेकिन अब हाई टाइड खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि तेज बरसात मॉनसून ने जैसे ही दस्तक दी तो तेज बरसात के साथ जो रिमझिम बरसात हुई है उसकी वजह से कई इलाकों में पानी का जल जमाव हुआ है। ये देख लीजिए अभी भी हाई टाइड खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद लो टाइड शुरू है। लेकिन फिर भी यहाँ मिलन सबवे जैसे लो लाइंग एरिया इलाकों में आप देख लीजिए पानी अभी भी जो ऊपरी के इलाके हैं वहां से आ रहा है। और यही वजह है कि जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि मुंबई में लोग जहां पर भी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, एंजॉयमेंट के लिए अपना एक अलग तरीका ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ लोग स्विमिंग करना, तैरना सीख रहे हैं।